सावन की घनघोर बारिश ने पूरे शहर को जैसे थाम लिया था। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थी। लोग दुकानों की छतों के नीचे खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी भीगी हुई सड़क के किनारे एक छोटी सी रेहड़ी पर 23 वर्ष की माधवी जलते हुए कोयलों पर भुट्टे सेक रही थी। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपक गए थे। फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। हर भुट्टा उसके लिए सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि अपने लकवाग्रस्त पिता हरिनारायण, पढ़ने वाली छोटी बहन सरा और अपने टूटते हुए घर की उम्मीद था। उसे पता था कि आज रेहड़ी जल्दी समेट ली तो घर का चूल्हा भी जल्दी ठंडा पड़ जाएगा। तभी दो युवक वहां आकर हंसते हुए बोले, अरे बहन, इतनी बारिश में कौन भुट्टा खरीदेगा? मेहनत बेकार कर रही हो। माधवी ने बिना नाराज हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, किस्मत बैठे रहने से नहीं बदलती। कभी कभी भीगी हुई लकड़ियों से भी आग जलानी पड़ती है। मैं बारिश से नहीं, खाली हाथ घर लौटने से डरती हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मजाक उड़ाने आए थे, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने उन्हें चुप करा दिया। उसी समय ये गहरे भूरे रंग की लग्जरी कार धीरे धीरे उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। आसपास खड़े लोग उत्सुकता से कार की ओर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और लगभग 31 वर्ष का एक युवक बाहर उतरा। उसका नाम अद्वैत था। शहर के सबसे बड़े उद्योग समूह का मालिक होने के बावजूद उसके चेहरे पर अभिमान नहीं, बल्कि सहज मुस्कान थी। उसने रेहड़ी के पास आकर कहा, एक भुट्टा मिलेगा? दादी कहा करती थी कि बारिश और भुट्टे का रिश्ता बहुत पुराना है। आज उनकी बात याद आ गई। माधवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जरूर मिलेगा साहब, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। अधबका भुट्टा बेचकर मैं अपनी मेहनत का अपमान नहीं करती। अद्वैत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ ही मिनटों बाद माधवी ने गर्मा गर्म भुट्टा उसके हाथ में दे दिया। उसने पहला कौर खाते ही कहा, इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। माधवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वाद मसालों से नहीं साहब, ईमानदारी से आता है। अद्वैत ने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। माधवी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया और बोली, भुट्टा 60 रुपए का है, कृपया उतने ही दीजिए। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी पैसे इनाम समझकर रख लो। माधवी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, इनाम जीतने वालों का मिलता है साहब, मैं तो अभी सिर्फ मेहनत कर रही हूँ। बिना मेहनत के पैसे ले लिए तो मेरी माँ ने संस्कार जो दिए हैं उनका अपमान होगा। अद्वैत उसकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसने जीवन में बहुत अमीर लोगों को देखा था, लेकिन इतनी गरीबी में इतना आत्मसम्मान पहली बार देखा था। तभी अचानक तेज हवा चली, रेहड़ी का तिरपाल उड़ गया। जलते हुए कोयले सड़क पर बिखर गए और पूरी रेहड़ी एक तरफ झुक गई। लोग दूर हट गए ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, लेकिन अद्वैत बिना एक पल सोचे आगे बढ़ा। उसने भीगते हुए रेहड़ी को संभाला,
कोयले फिर से इकट्ठे किए और टूटी हुई लकड़ी को अपने हाथ से बांध दिया। कुछ ही मिनटों में रेहड़ी फिर से पहले की तरह खड़ी हो गई। माधवी की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, आज तक लोगों ने मेरी मजबूरी देखी, लेकिन पहली बार किसी ने मेरा साथ दिया है। आपका यह एहसान मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। अद्वैत मुस्कुराकर बोला, इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो दौलत किस काम की। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि सामने चाय की दुकान पर बैठे लगभग 70 वर्ष के जगदीश प्रसाद की नजर अचानक माधवी के गले में पहने पुराने चांदी के लॉकेट पर पड़ी। उनके हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। उनकी सांसें तेज हो गई। वे कांपती आवाज में बुदबुदाए, यह वही लॉकेट नहीं, यह कैसे हो सकता है। अगर मेरा शक सच निकला तो 25 साल पहले का दबा हुआ सच आज भी जिंदा हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला, किसी का नंबर मिलाया और घबराई हुई आवाज में बोले, जिस बच्ची को पूरी दुनिया ने खोया हुआ समझ लिया था, शायद वह आज सड़क किनारे भुट्टा बेच रही है। जल्दी यहाँ पहुँचो, देर हुई तो सब कुछ बदल जाएगा। बारिश अब कुछ धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन जगदीश प्रसाद के मन में उठ रहा तूफान और भी तेज हो गया था। उनकी नजर बार बार माधवी के गले पर पड़े पुराने चांदी के लॉकेट पर जा रही थी। वह कांपते हाथों से अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते रहे, लेकिन सामने वाले ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, हे भगवान, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो आज 25 साल पहले बिछड़ी हुई कहानी फिर से मेरे सामने खड़ी है। लेकिन अभी सच बताना ठीक नहीं होगा, पहले मुझे पूरा यकीन करना होगा। उधर अद्वैत ने देखा कि बारिश फिर तेज होने लगी है। उसने शांत स्वर में कहा, माधवी, इतनी बारिश में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी रेहड़ी घर तक पहुँचाने में मदद कर सकता हूँ। माधवी ने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीख चुकी हूँ। आज आपने रेहड़ी संभाल ली, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर मुश्किल में सहारा मिल जाए तो इंसान मजबूत बनना भूल जाता है। अद्वैत उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने महसूस किया कि यह लड़की गरीबी से नहीं, अपने आत्मसम्मान से पहचानी जाती है। तभी एक 10-12 साल का बच्चा भीगता हुआ दौड़ता आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वह हाफते हुए बोला, दीदी जल्दी चलो, बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। शरा दीदी ने आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही माधवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए रेहड़ी समेटनी शुरू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सिर्फ अपने पिता की चिंता थी। अद्वैत ने बिना कुछ कहे रेहड़ी उठाने में उसका हाथ बटा दिया। इस बार माधवी ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि समय बहुत कम था।
दोनों जल्दी जल्दी सामान समेटकर गली की ओर बढ़े। दूर खड़े जगदीश प्रसाद भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। माधवी के छोटे से घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता हरिनारायण चारपाई पर बेहोश पड़े थे। सरा रोते हुए उनका सिर सहला रही थी। घर में दवाइयों की खाली शीशियां पड़ी थी और चूल्हा भी ठंडा था। यह दृश्य देखकर अद्वैत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार इतने कम साधनों में इतना बड़ा संघर्ष अपनी आंखों से देखा। माधवी पिता का हाथ पकड़कर बोली, बाबूजी, आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ। देखिए, मैं आज भी हिम्मत नहीं हारी, आप भी हार मत मानिए। उसकी आवाज सुनकर हरिनारायण ने धीरे धीरे आंखें खोली और टूटती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटी, तेरे गले का लॉकेट, उसे कभी मत उतारना। यह सुनकर दरवाजे पर खड़े जगदीश प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही बात, बिल्कुल यही बात मैं 25 साल पहले भी सुनी थी। माधवी, अद्वैत और स्वरा एक साथ उनकी ओर देखने लगे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बुजुर्ग आखिर किस पुराने राज की बात कर रहे हैं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि बाहर छत से टपकती बारिश की बूंदों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। माधवी की आंखें बार बार जगदीश प्रसाद के चेहरे पर टिक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक अनजान बुजुर्ग उसके परिवार को देखकर इतने भावुक क्यों हो गए। दूसरी ओर अद्वैत भी पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि वर्षों से दबा हुआ ऐसा सच है जो अब सामने आने को बेचैन है। जगदीश प्रसाद धीरे धीरे हरिनारायण की चारपाई के पास पहुंचे। कांपते हाथों से उन्होंने उनका माथा सहलाया और भर्राई हुई आवाज में बोले, हरिनारायण, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हरिनारायण ने मुश्किल से आंखें खोली। कुछ पल तक उन्हें देखते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जगदीश भैया, आप इतने वर्षों बाद। यह सुनकर माधवी और स्वरा दोनों हैरान रह गई। उन्होंने पहली बार अपने पिता के मुंह से इस नाम को सुना था। माधवी ने घबराकर पूछा, बाबूजी, आप इन्हें जानते हैं? ये बार बार मेरे लॉकेट की बात क्यों कर रहे हैं? हरिनारायण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द तैर आया। उन्होंने कहा, बेटी, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान छिपाना नहीं चाहता, लेकिन समय उसे मजबूर कर देता है। मैंने भी एक सच अपने सीने में दफन कर दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी जिंदगी पर कोई आँच ना आ जाए। अद्वैत चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसने विनम्रता से कहा, अगर यह सच माधवी की जिंदगी से जुड़ा है, तो अब उसे जानने का अधिकार भी उसी का है। कभी कभी सच तकलीफ देता है, लेकिन झूठ से बेहतर होता है। उसकी बात सुनकर हरिनारायण ने सहमति में
सिर हिलाया। जगदीश प्रसाद ने अपनी पुरानी चमड़े की थैली खोली। उसमें से उन्होंने एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर में लगभग 3 वर्ष की एक छोटी बच्ची थी, जिसके गले में बिल्कुल वैसा ही चांदी का लॉकेट था जैसा आज माधवी पहने हुए थी। तस्वीर देखकर माधवी के हाथ कांपने लगे। उसने आश्चर्य से पूछा, यह बच्ची बिल्कुल मेरे जैसी क्यों दिख रही है? जगदीश प्रसाद ने नम आंखों से कहा, क्योंकि यह तस्वीर 25 साल पुरानी है। उस दिन गांव के मेले में एक मासूम बच्ची भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। पूरे गांव ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उसी दिन से कई जिंदगियां बिखर गई। माधवी की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि वह बच्ची मैं हूँ? जगदीश प्रसाद ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने हरिनारायण की ओर देखा। हरिनारायण ने आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में बोले, नहीं बेटी, पूरी बात अभी बाकी है। सच सिर्फ इतना नहीं है कि तुम कौन हो, असली सवाल यह है कि तुम्हें खोया किसने था और क्यों? इतना सुनते ही बाहर घर के सामने एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने 2 आदमी उतरे। उनमें से एक ने घर की ओर देखते हुए कहा, हमें खबर मिल चुकी है, वह लड़की यहीं रहती है। किसी भी कीमत पर उसके गले का वह लॉकेट हमारे हाथ लगना चाहिए। दरवाजे के बाहर उनकी आहट सुनते ही अद्वैत सतर्क हो गया, जबकि माधवी को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके साधारण से दिखने वाले लॉकेट की वजह से कोई बड़ी साजिश उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। दरवाजे के बाहर काली एसयूवी रुकते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। बारिश की बूंदें अब भी टीन की छत पर गिर रही थी, लेकिन घर के भीतर बैठे हर व्यक्ति की धड़कनें उसमें कहीं ज्यादा तेज थी। 2 अजनबी तेज कदमों से आंगन में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि किसी चीज को हर हाल में हासिल कर लेने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उनकी नजर माधवी पर पड़ी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और कठोर आवाज में बोला, लड़की, तुम्हारे गले में जो चांदी का लॉकेट है उसे हमें दे दो। बदले में जितने पैसे मांगो मिल जाएंगे। माधवी ने अनजान निगाहों से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, यह लॉकेट कोई गहना नहीं, मेरे बाबूजी की निशानी है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी। दुनिया की कोई दौलत मेरे रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। इतना सुनते ही दूसरा आदमी तमतमा कर बोला, तुम नहीं जानती कि उस लॉकेट की कीमत क्या है? तभी अब तक चुप खड़ा अद्वैत आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने कहा, कीमत अगर पैसे से तय होती तो आप लोग इतने बेचैन होकर यहाँ नहीं आते। अब आप लोग बिना किसी हंगामे के यहाँ से चले जाइए। दोनों आदमियों ने अद्वैत को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से हंसते हुए बोले, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अद्वैत ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और केवल इतना कहा, मैं अद्वैत बोल रहा हूँ। तुरंत
यहाँ पहुँचिए। सिर्फ 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि बाहर 3 सुरक्षा गाड़ियां आकर रुकी। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तेज से घर के बाहर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर दोनों अजनबियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक हकलाते हुए बोला, सर, आप वहीं अद्वैत जी है। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और अब आप दोनों बिना किसी बहस के यहाँ से चले जाइए। अगली बार किसी गरीब के घर में डर फैलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों आदमी बिना एक शब्द बोले वहां से चले गए। उनकी गाड़ियां जैसे ही गली से बाहर निकली, माधवी ने आश्चर्य से अद्वैत की ओर देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शहर का प्रसिद्ध उद्योगपति है। माधवी ने धीरे से कहा, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी आपने कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। अद्वैत मुस्कुराया और बोला, बड़प्पन दौलत से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। अगर इंसानियत खो दी तो करोड़ों की संपत्ति भी आदमी को छोटा बना देती है। जगदीश प्रसाद यह सब देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि 25 साल पुराना सच पूरी तरह सामने आए। लेकिन उससे पहले हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसने उस मासूम बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इतना कहते ही नारायण ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक कची खोली। उसमें कपड़ों के नीचे एक पीला पड़ चुका बंद लिफाफा रखा था। उन्होंने वह लिफाफा माधवी के हाथ में देते हुए कहा, बेटी, इसमें तुम्हारे जन्म का सबसे बड़ा सच छिपा है। मैंने वचन निभाने के लिए इसे 25 साल तक नहीं खोला, लेकिन अब इसे पढ़ने का समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी कल तक जैसी थी, इस पत्र के बाद वैसी कभी नहीं रहेगी। माधवी के हाथ कांप रहे थे। पुराने पीले लिफाफे पर समय की धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर लिखी एक पंक्ति आज भी साफ दिखाई दे रही थी, यह पत्र सिर्फ माधवी के लिए है। इसे तभी खोलना जब सच छिपाना पाप लगने लगे। यह पढ़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने एक नजर अपने पिता हरिनारायण जगदीश प्रसाद और अद्वैत की ओर देखा। तीनों की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है। माधवी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। जैसे जैसे उसकी नजर शब्दों पर पड़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र में लिखा था, बेटी माधवी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो समझ लो कि वह दिन आ गया है जिससे मैं बरसों से डरता रहा। तुम मेरी जन्मी हुई बेटी नहीं हो, लेकिन इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरा कोई अपना भी नहीं है। 25 साल पहले एक बरसाती रात तुम्हें तुम मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई मिली थी। तुम्हारे गले में एक चांदी का लॉकेट था और तुम्हारे साथ एक छोटी सी पोटली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे असली परिवार का पता चल जाए, लेकिन कुछ लोगों ने सच को दबा दिया। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब तुम्हें अपनी बेटी बनाकर ही पालूंगा। पत्र पढ़ते पढ़ते माधवी की आंखों के सामने
बचपन की धुंधली यादें तैरने लगी। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, बाबूजी, आपने मुझे कभी यह बात क्यों नहीं बताई? हरिनारायण ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें मुझसे दूर ना कर दिया जाए। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया बेटी, लेकिन हर सांस के साथ तुम्हें अपना समझ कर जिया है। अगर आज भी तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। यह सुनते ही माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। वह दौड़कर हरिनारायण के गले लग गई और बोली, बाबूजी, खून का रिश्ता भगवान बनाता है, लेकिन दिल का रिश्ता इंसान कमाता है। आपने मुझे सिर्फ पाला नहीं, जीना भी सिखाया है। मेरे लिए मेरे पिता आप ही थे, आप ही हैं और हमेशा रहेंगे। कमरे में खड़ा अद्वैत यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा, आज समझ आया कि सच्चा पिता वह नहीं जो जन्म देता है, बल्कि वह है जो हर मुश्किल में अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। तभी जगदीश प्रसाद ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर और एक सरकारी रिकॉर्ड की प्रति निकाली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें यह भी पता चले कि तुम्हारे असली माता पिता कौन थे। लेकिन यह सच जितना भावुक है उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने जिस परिवार से तुम्हारा जन्म हुआ था, उसी परिवार की दौलत पर कब्जा करने वालों को आज भी डर है कि अगर तुम उनके सामने आ गई तो उनका साम्राज्य ढल जाएगा। इतना कहते ही बाहर फिर वही काली एसयू आकर रुकी। इस बार उसमें से सूट पहने दो आदमी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली अधेड़ व्यक्ति उतरा। उसने घर की ओर देखते हुए धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, माधवी, अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी भी कीमत पर माधवी को उसकी असली पहचान तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन माधवी के जीवन में उठ चुका तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। घर के बाहर काली खड़ी एसयू से उतरा अधेड़ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आंगन में आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, मगर आंखों में छल साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही जगदीश प्रसाद का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, रघुवीर, मुझे मालूम था कि सच ज्यादा दिन तुमसे छिपा नहीं रहेगा। रघुवीर हल्का सा हंसा और बोला, जगदीश जी, बीते हुए समय को क्यों कुरेद रहे हो? लड़की को कुछ पैसे दे दीजिए, कहीं दूर भेज दीजिए, सबकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे पैसे देकर कहीं भेज दिया जाए। पहले यह बताइए कि आप हैं कौन और मेरी जिंदगी से आपका क्या संबंध है? रघुवीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, संबंध इतना गहरा है कि अगर मैं सच बोल दूं तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतना सुनते ही नारायण ने चारपाई से उठने की कोशिश की। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रघुवीर, अब और झूठ मत बोलो। एक बेटी ने बहुत कुछ सह लिया,
अब उसे उसके सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। रघुवीर ने व्यंग से हंसते हुए कहा, ठीक है, तो सुन लो। 25 साल पहले तुम्हारे असली माता पिता एक बहुत बड़े जमींदार परिवार से थे। उनकी करोड़ों की जमीन और संपत्ति पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जन्म के बाद सारी संपत्ति तुम्हारे नाम होने वाली थी। उसी लालच ने सबकी किस्मत बदल दी। माधवी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें अद्वैत की ओर उठी। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह रिश्तों की कीमत भूल जाता है। लेकिन अब सच को कोई नहीं रोक पाएगा। रघुवीर ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि एक गरीब भुट्टा बेचने वाली लड़की मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी? मेरे पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। अद्वैत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन सच नहीं। और जब सच के साथ हिम्मत खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ी दौलत भी हार जाती है। तभी जगदीश प्रसाद ने अपनी जेब से एक पुराना दस्तावेज निकाला और माधवी को पैसे देते हुए बोले, बेटी, यह वही असली वसीयत है जिसे रघुवीर ने वर्षों पहले गायब समझ लिया था। मैंने इसे अपनी जान की परवाह किए बिना संभाल कर रखा, ताकि एक दिन तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल सके। दस्तावेज देखकर रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झपट्टा मारकर वसीयत छीनने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अब यह लड़ाई ताकत की नहीं, कानून की होगी। रघुवीर गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, तुमने आज मुझे रोक लिया अद्वैत, लेकिन कल अदालत में ऐसा खेल खेलूंगा कि माधवी के पास ना अपना नाम बचेगा और ना अपना अधिकार। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी समझ चुके थे कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। उसी समय अद्वैत ने माधवी की ओर देखकर कहा, कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ अदालत ले चलूंगा। अब तुम्हें सिर्फ अपना सच नहीं, बल्कि अपने पिता हर नारायण के सम्मान और न्याय के लिए भी लड़ना होगा। माधवी ने आंसू पोंछे अपने पिता का हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब डरकर पीछे नहीं हटूंगी। जिसने मुझे मेहनत करना सिखाया, उसके सम्मान के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अगली सुबह शहर की जिला अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। मीडिया के कैमरे लगातार एक ही खबर दिखा रहे थे, सड़क किनारे भुट्टा बेचने वाली गरीब लड़की करोड़ों की संपत्ति के मामले में अदालत पहुंची। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाली माधवी आज न्याय के लिए पूरे साहस के साथ अदालत की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके साथ उसके पिता हर नारायण, बहन सरा, जगदीश प्रसाद और अद्वैत खड़े थे। हर नारायण की आंखों में गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी झूठ और लालच के सामने झुकना नहीं सिखाया था। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। रघुवीर के वकील ने ऊंची आवाज में कहा, यह लड़की सिर्फ दौलत पाने के लिए झूठी कहानी बना रही है। इसका उस परिवार से
कोई संबंध नहीं है। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया। तभी अद्वैत खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आज यहाँ कोई कहानी नहीं, बल्कि वर्षों से दबाया गया सच खड़ा है। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उसने जगदीश प्रसाद द्वारा सुरक्षित रखी गई पुरानी वसीयत, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण अदालत के सामने रख दिए। कुछ ही देर बाद एक विशेषज्ञ ने दस्तावेजों की जांच पूरी करके कहा, सभी दस्तावेज असली हैं। इनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह सुनते ही अदालत में बैठे लोगों के बीच हलचल मच गई। रघुवीर के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि लालच की इमारत अब ढहने वाली है। न्यायाधीश ने रघुवीर की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, आपने एक मासूम बच्ची का अधिकार छीनने, सच्चाई छिपाने और दस्तावेजों को गायब करने की कोशिश की। कानून की नज़र में यह गंभीर अपराध है। कुछ ही क्षणों बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने माधवी को उसके अधिकार का उत्तराधिकारी माना और रघुवीर को उसके अपराधों के लिए कठोर दंड दिया। फैसला सुनते ही अदालत तालियों की आवाज से गूंज उठी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब माधवी धीरे धीरे न्यायाधीश से अनुमति लेकर सबके सामने खड़ी हुई। उसने शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायालय, मुझे अपना अधिकार मिल गया, लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ। मुझे इस संपत्ति से ज्यादा अपने पिता हरि नारायण का सम्मान प्रिय है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका मैं आदर करती हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे पालकर इंसान बनाया मेरे लिए मेरे सच्चे पिता हैं। इस दुनिया की कोई दौलत उनके त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। माधवी की बातें सुनकर अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई। हरि नारायण रोते हुए बोले, बेटी, आज तूने मुझे दुनिया का सबसे अमीर पिता बना दिया। माधवी उनके चरणों में झुक गई और बोली, बाबूजी, अगर आपने मुझे मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास का रास्ता ना दिखाया होता तो शायद मैं भी आज सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ दिनों बाद माधवी ने अपने हिस्से की अधिकांश संपत्ति से एक निशुल्क विद्यालय और चिकित्सालय बनवाने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैंने गरीबी का दर्द देखा है। अब कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी से पढ़ाई ना छोड़े और कोई पिता दवा के लिए तड़पता ना रहे। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए उसका साथ देने का वचन दिया। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि लोगों की दुआएं होती है। कुछ महीनों बाद उसी सड़क के किनारे जहां कभी माधवी भुट्टे बेचा करती थी, एक नया बोर्ड लगा था, माधवी सेवा सदन। मेहनत करने वालों का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। माधवी ने उसी पुरानी रेहड़ी को कभी नहीं बेचा। वह उसे अपने संस्थान के आंगन में रखती थी ताकि आने वाली हर पीढ़ी यह याद रखे कि इंसान की शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान हो तो उसकी मंजिल असाधारण बन सकती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कहानी को पूरा सुनने के लिए
धन्यवाद।